हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। हम देख लेते ये जीएस वर्ल्ड का हमने पेपर अपलोड किया था, उसमें से 100 से क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, है ना। तो बचे हुए सारे क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद में अगर और कोई टेस्ट पेपर पे क्वेश्चन बचे तो उनको भी फिनिश कर लेते हैं। तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और यूपी स्पेशल यहाँ पर है क्वेश्चन, तो हमने सोचा इनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ रिवीजन का है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अटेंड करके रिवीजन करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। ये उसके पहले के नाम हैं, जैसे जैसे समय बीता उसके नामों में परिवर्तन हुआ। उसके बोले तो हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ऑप्शन ए 1907 से उत्तर पश्चिम प्रांत, सेकेंड 1836 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, सी 1937 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, या डी 1877 से केवल संयुक्त प्रांत। तो ये सूची दी गई है क्वेश्चन की। सूची फर्स्ट में ईयर के नाम है, मतलब ईयर दिया गया है और ये नाम है। तो कब किस समय में क्या नाम था वो हमें मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है। 1836 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, जो ये आपका है 1836। तो इसको हम लोग जानते थे उत्तर पश्चिम प्रांत केवल फर्स्ट से, ठीक है। फिर समय बीता, 1877 आया, तो उस समय तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत से जानते थे। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है। ये इसके बाद में अगर बात किया जाए तो 1907 तक संयुक्त प्रांत आगरा इसका नाम हो गया। तो जो ये आपका संयुक्त प्रांत आगरा, ये आपका जब समय बीता तो 1907 से, ठीक है। ये 1907 से संयुक्त प्रांत, देखिए इसको ध्यान रखना, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये 1836 है, ठीक है। 1836 तक हम इसको सोचते थे, मतलब समझते क्या थे, इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से आगे बढ़ेंगे तो 1870 आया, तब इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है। अब बात करेंगे तो 1907 ये है आपका। 1907 तक आते आते इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। तो इसका हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, यानी फर्स्ट से सेकंड हो गया, ठीक है। और बचा 1937 आपका, क्योंकि लास्ट यही है। तो 1937 से जो 1937 में 21 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, किंतु 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो 1937 से इसको जाना गया केवल संयुक्त प्रांत से, लेकिन अब इसका 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 से, ठीक है, अब इसका नाम केवल उत्तर प्रदेश है। अब इसके आगे क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है, अब आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 से 1937 से 1950 तक इसका चला नाम, 1949 तक। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मिलान की बात करें कूट की, देखिए हमने इसको 1907 में A2, अब A2 दो जगह है, इसके बाद में 1937 से तो C4, ठीक है, A2 C4। अब इसमें यहाँ पे C4 नहीं C3 है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही सम्मिलित हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यूपी स्पेशल है क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी सारे, तो अच्छे से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ऑप्शन ए मछलियाँ हैं, बी धनुष है, सी तीर भी है, बात करें डी मोर की, ठीक है। तो याद रखना जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है आपका, ठीक है। दो तीर ऐसे करके आपने देखा ही होगा बने हैं, मछलियाँ यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके बनी हुई हैं, ठीक है। तीर बने हुए हैं, धनुष और तीर मछलियाँ, लेकिन मोर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं कि राजकीय खेल क्या है, ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, या डी टेनिस। वैसे सिंपल है, लेकिन क्योंकि यूपी स्पेशल अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है वो आपका हॉकी है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण अवशेष के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए, ऑप्शन ए बेलन नदी घाटी, बी सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, सी चंदौली के चकिया, या डी लोहदा नाला। देखिए बात करें अगर हम पूरा पाषाण काल के विषय में, तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी व चंदौली के चकिया से
पूरा पाषाण काल के अवशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं, जबकि लोहदा नाला से पूरा पाषाण काल के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए आपका लोहदा नाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है कानपुर, बी इलाहाबाद, सी फैजाबाद या डी बरेली। तो अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट के विषय में, तो जब ये रिवोल्ट हुआ तो उस दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से नेतृत्व को संभाला था, जबकि कानपुर से नाना साहब, मुख्य संचालक तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली तथा बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। तो याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो अहमदुल्ला शाह है इन्होंने फैजाबाद से इसको संभाला था। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? ऑप्शन है सहारनपुर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी गाजियाबाद या डी आगरा। तो अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन विकल्प में सोनभद्र न होने के कारण सही उत्तर सहारनपुर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो सोनभद्र नहीं है, है ना, क्योंकि सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर सहारनपुर भी हो जाएगा। अगर सोनभद्र है तो वही पहले होगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है बुलंदशहर, बी हापुड़, सी सिद्धार्थनगर एंड डी शामली। बात करें तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित जिले हैं, जो सम्मिलित हैं वो बता रहे हैं मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरपुर। 8 जिले अर्थात सिद्धार्थनगर सम्मिलित नहीं है। सिद्धार्थनगर आपका इधर पूर्वांचल साइड में आ जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, जो कि हुई ऑप्शन है मेरठ में, बी गाजियाबाद में, सी प्रयागराज में या डी गोरखपुर में। देखिए बात करें कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा के लखनऊ से बाहर एकमात्र जो बैठक हुई है वो आपकी प्रयागराज में हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन है गाजियाबाद व बागपत, बी गाजियाबाद व शामली, सी गोरखपुर व बागपत या डी गोरखपुर व शामली। तो अगर बात की जाए मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका बागपत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी हाँ गाजियाबाद और बागपत। तो गाजियाबाद व बागपत आपका ऑप्शन ए में है, वहाँ पे उन्होंने मिस मैच कर दिया है, मतलब गलत प्रिंट है, तो गाजियाबाद व बागपत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। ऑप्शन है बहराइच, बी बदायूं, सी बलरामपुर या डी श्रावस्ती। अगर बात करें वैधानिक नगरों वाले शहर की, यहाँ पर जिले की तो वैधानिक नगर आपकी सभी प्रशासनिक इकाइयाँ, जिसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नगर पंचायत जैसे कानूनी शब्दावली के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात ये शहर न होकर शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं। उत्तर प्रदेश में बदायूं सबसे अधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा बदायूं, ठीक है। अब ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक है, तो इनको जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। सेकेंड, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले एवं 18 संभाग मंडल हैं। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, फिलहाल यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है, यानी कि कथन फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। सेकेंड, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल लगभग 3% है, यानी कि शहरी। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। बात करें अगर हम ऑप्शन की, तो
ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए देखते हैं कि क्या इसके दोनों कथन सत्य हैं या नहीं। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है, ये सही है। जबकि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र मात्र 7% है। नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल आपका कुछ डिजिट वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन सही है। अब आप जब पीडीएफ पढ़िएगा तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी वाराणसी, सी मऊ या डी हापुड़। तो बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिले की बात करें अगर, तो देखिए उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़ है। और विकल्पों में अगर सबसे बड़े से छोटे की तरफ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से आएगा वो आपका पहले गाजियाबाद आएगा, फिर मऊ आएगा, फिर वाराणसी आएगा, फिर हापुड़ आएगा। क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा हापुड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए झांसी, बी उन्नाव, सी कानपुर या डी कन्नौज। बात करें अगर यहाँ पर तो हर घर पेयजल परियोजना की शुरुआत झांसी से की गई थी। जल शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर घर में नल के माध्यम से 2024 तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। एक तो इसका साल डेट पता चल गई कि 2024 तक इसका लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक है। और शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो वो आपके झांसी से की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए धान, बी गेहूँ, सी आलू या डी इनमें से कोई नहीं। वैसे अगर गेस करना चाहेंगे तो सिंपल है, क्योंकि तराई क्षेत्र में पानी की मात्रा चाहिए वैसे भी, और तराई का वह क्षेत्र जहाँ भाभर की विलुप्त नदियाँ बाहर आ जाती हैं और यहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं वो धान उगाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो गेस से करेंगे तो आपका ऑप्शन है धान। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन है सोनभद्र, बी ललितपुर, सी चित्रकूट या डी बांदा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि कौन से जिले बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये राज्य क्रमशः है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र आता है, जबकि बघेलखंड में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के नहीं बात करती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि जो टेस्ट पेपर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करके बहुत चिल्ला के बोलते हैं, तो ये टेस्ट पेपर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। खास करके यूपी स्पेशल का है, तो इसमें देखिए अभी घराने मिलेंगे, संगीत मिलेंगे, बहुत सारे रिसर्च सेंटर मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर से दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या डी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल हिमालय की तरफ से आने वाली नदियों, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा आदि के प्रवाह ढाल से स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रवाह ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी सी ऑप्शन आपका सही है, और ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए घराने और मैंने उसकी बात की थी, आगे ना ऑप्शन है भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ, बी राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, थर्ड है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। यहाँ पर कूट दिया गया, ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकेंड और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम बात करें आपके भारत खंडे आपका संगीत संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। सेकेंड बात करें राज्य ललित कला अकादमी, ये आपका यहाँ पे जो प्रयागराज दिया ये गलत दिया गया है, यहाँ पर भी आपका लखनऊ ही होगा। और बात करें अगर राष्ट्रीय कथक संस्थान का, तो ये भी आपका लखनऊ होगा। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही सुमेलित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने प्रयागराज दे दिया मिसमैच में, मैच करने में मिसमैच है, तो इसलिए, वरना आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही सुमेलित होता है, क्योंकि ये भी आपका लखनऊ में ही सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है। ऑप्शन है गाजियाबाद, बी नोएडा, सी लखनऊ या डी सिद्धार्थनगर।
तो बात किया जाए आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर की, तो ये आपका नोएडा में सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आयोग मेरी बात को सुन के इम्पोर्टेंट है तो उसी को बना देगा। मतलब इट डिपेंड्स आयोग के ऊपर, क्योंकि आयोग चाहेगा तो बना देगा और ढूंढ के वो यूपीएस स्पेशल के क्वेश्चन तो देता ही है ना। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी सारी चीज़ें, अब उनमें से आयोग को क्या इंपॉर्टेंट लगती है वो मायने रखता है ना। हम वही बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आती रहती हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ बहुत से कोचिंग वाले बोलते हैं अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारा बता देते हैं और बहुत कम आता है। पर क्योंकि आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग बहुत बार देखो उसका मूड कैसे बदल जाता है। यूपीएससी में देखा आपने काफ़ी चीज़ें उन्होंने एकदम अचानक से सडनली बदल दी हैं, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रे या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन है क्षारीय मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा या डी काली मृदा। रे या रेहू, जैसे आम बोलचाल में हम लोग सुनते थे ना बहुत पहले कि रेहू होती थी, वाइट कलर की रेहू है ना, उसी तरीके से। तो बात इन्होंने कहा कि लवड़ी या क्षारीय मिट्टी के विभिन्न नाम है, इन्हें रे या कल्लर के नाम से जाना जाता है और इनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है व इनका विकास शुष्क जलवायु वाले परिस्थितियों में होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय मृदा, क्योंकि ये क्षारीय का मतलब होता है खारे टाइप की, है ना। तो देखो वाइट रेहू जब वहाँ पर बहुत मतलब धूप की मात्रा ज़्यादा होती है तो और चीज़ें उड़ जाती हैं वापस मतलब हवा में, और वाइट कलर आपको निकल आएगा, रेहू या रे बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी आकाश गंगा की उत्पत्ति से या डी सौरमंडल की उत्पत्ति से। तो बात करें अगर महाविस्फोट की, तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग महाविस्फोट कहते हैं। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा की उत्पत्ति तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इन्होंने कहा संबंधित किससे नहीं, क्वेश्चन में पूछा किससे नहीं है, तो ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, बी डॉक्टर एलेंस संडेज, सी जॉर्ज लेमैटियर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करिएगा तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमैटियर ने किया था, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, है ना, परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 25 करोड़ वर्ष या डी 50 करोड़ वर्ष। अब अगर हम बात करें तो गैलेविटिक केंद्र से लगभग 894 केपीसी या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 225 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है आपकी यहाँ पर और सूची सेकेंड है। ये ग्रहों के नाम है और ये यहाँ पर दूसरे ग्रहों के और दूसरे भी नाम है। तो ये इस तरीके से सूची दी गई है। कह रहे हैं ग्रह चंद्रमा, बी उपग्रह यूरेनस, सी पुच्छल तारा मेराइनर या डी कृत्रिम उपग्रह हेली। अब हमें यहाँ पर इसको मिलान करना है। ठीक है, यूरेनस की बात करें तो ये आपका हो गया ग्रह, ठीक है, ए सेकेंड। अगर बात करें हम चंद्रमा की तो ये आपका उपग्रह हो गया यानी कि B1। पुच्छल तारा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हेली आपका पुच्छल तारा और मेराइनर आपका हो गया कृत्रिम उपग्रह। हेली आपका हो गया पुच्छल तारा और मेराइनर हो गया आपका कृत्रिम उपग्रह। तो इस तरीके से मिलान करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा आराम से, ए सेकेंड क्योंकि दिया गया है इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन है आपका कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। सेकंड, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सी ऑप्शन की बात करें तो कह रहे हैं जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें, वैसे तो पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, सिंपल है, बट जो नए लोग जुड़ रहे हैं मैं बता दूं,
कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, आपका इस साइड में सूर्य हो गया, इस साइड में चंद्रमा हो गया और बीचों बीच जब पृथ्वी आ गई तो उसको बोलते हैं कि जब आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अतः जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। सेकेंड है, यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर बात की जाए यहाँ पर तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए, यह सूर्य और शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है। बी, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। सी, यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। या डी, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें कि सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है, तो देखिए पृथ्वी सूर्य से दूसरे के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। तो यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रमा, बी डीमोस, सी फोबोस या डी गैनीमीड। तो बात की जाए अगर, तो देखिए आपके सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह है, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का गैनीमीड उपग्रह है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डीमोस। ठीक है, दोनों को याद रखना है क्योंकि एक आपका है छोटा उपग्रह मंगल और मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह है, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति है और बृहस्पति ग्रह का गैनीमीड उपग्रह है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सामान्यतया दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। सेकेंड बात करें तो कह रहे हैं दूर संचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह है ये बताना है। बात करें ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो कृत्रिम उपग्रह आपके दो प्रकार के होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह। दूर संवेदी उपग्रह द्वारा किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना या किसी भौतिक संपर्क के बिना पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन करना वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ठीक है, जबकि दूर संचार उपग्रहों का प्रयोग संचार सेवा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं? ऑप्शन ए 180, बी 181, सी 179 यानी 179 एंड डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो इस तरीके से अक्षांशी रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, लेकिन उनसे काफ़ी सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है ना। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम उत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 से 90 तक पाई जाती हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो देखिए क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक में वो पूछते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपकी अगर ध्रुवों के जो पॉइंट होते हैं ऊपर आपका नॉर्थ और नीचे साउथ, अगर इनको जोड़ा जाए तो 181 हो जाते हैं। अगर इन दोनों को ना जोड़ा जाए तो 179 होते हैं। हालांकि यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का जो दिया गया है वो आंसर आपका बी दिया गया है, यानी कि 181 दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
क्वेश्चन के पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है आंसर आपका। 181, 179 दोनों आंसर होते हैं अगर 181 है। अब ये बात जरूर है कि कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे आंसर दोनों दिए हैं तो हम कौन सा सही माने। फिलहाल आंसर बी दिया है तो मैं आपको बी बता रही हूँ। कई बार आपने देखा आयोग भी ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें 2 आंसर होते हैं, वो फिर डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो क्या सही मानेगा, है ना। कई क्वेश्चनों में 1-2 नहीं 5-5 6-6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आयोग कई बार कुछ और आंसर मान लेता है और होता कुछ और है, और कई बार कुछ क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका 181 हो जाएगा। अब अगर बात करें कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो पुराने हैं पढ़ रहे हैं उन्हें तो आइडिया होगा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी या मान के चलो याद नहीं है, तो हम बता दें कि आपके भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 से 90 तक पाई जाती हैं। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग जो ध्रुवों पे पॉइंट होते हैं जहाँ पे जाके आपके अक्षांश रेखा समाप्त होती हैं, उन पॉइंट को भी गिनते हैं और कई बार उसको नहीं भी गिनते हैं। ठीक है, मैंने इसके दोनों आपको कारण और चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और आंसर भी मैंने बता दिया। चले आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज कतई मत होना, है ना, मैंने दोनों चीज़ें बताई कि जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। सेकेंड है कि अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होती है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कह रहे हैं कि कौन से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए, आग्नेय चट्टान आपकी रवेदार चट्टान होती हैं, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम तथा भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। तो इस तरीके से जो आपके सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए जलवाष्प, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक आपका जलवाष्प यानी H2O गैस निकलती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान, बी वाल्केनिक चट्टानें, सी परतदार चट्टानें या डी प्लूटोनिक चट्टानें। ठीक है, तो बात करें अगर तो जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इनके रवे बड़े होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। ऑप्शन है एपिनाइन, बी पेरेनीज, सी दिनादिक आल्प्स या डी जूरा पर्वत। तो बात करें अगर आपका तो जो एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है, इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। इसकी सर्वाधिक क्या नाम है ऊंची चोटी आपकी कोर्नी है या कोर्नो है, तो माउंट कोर्नो उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एपिनाइन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन ए जूरा पर्वत, बी पिरेनीज पर्वत, सी कार्पेयंस पर्वत या डी काकेशस पर्वत। तो बात करें अगर आपके स्पेन और फ्रांस के मध्य में पेरेनीज पर्वत सीमा बनाता है और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्केक की खाड़ी से, जो बिस्केक की खाड़ी बोलते हैं, बिस्केक की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पेरेनीज पर्वत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल आपका सबसे अधिक भाग पाया जाता है। एंड ऑप्शन फर्स्ट है कि वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के मध्य में पाया जाता है। बी अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। सी भूमिगत जल के रूप में या डी मृदा आर्द्रता के रूप में। कह रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल जो है वो बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष जो अलवण जल है, अलवण जल का जो सबसे अधिक भाग पाया जाता है वो इन ऑप्शन में से किस में पाया जाता है। ये यूपीएससी में 2 या 3 बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। ये लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए
जो आपका अलवण जल रहता है उसका सबसे अधिक भाग जो पाया जाता है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं एनसीईआरटी या कुछ बुकों में उसको परसेंटेज के रूप में भी डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी बोलेंगे कि जो मीठा पानी, पीने लायक पानी होता है, पीने योग्य जो जल होता है, वो आपका सबसे अधिक मात्रा में अगर कहीं पाया जाता है तो वो पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा? ऑप्शन है महासागरीय गर्द, बी महासागरीय ढाल, सी महासागरीय मग्न तट, या डी गहरे सागरीय मैदान। अगर बात करें कि महासागर नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो ये आपका महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। ठीक है, और इन सागरों की जो बात करें गहराई की, तो ये आपके 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे सागरीय मैदान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ताप मंडल, सी बहिर्मंडल, या डी आयन मंडल। बात करें उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की परत के बारे में, तो देखिए रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है, और इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है: ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन। तो डी ऑप्शन आपको हो जाएगा आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अल्बीडो किसे कैसे कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी की कुल ऊष्मा बजट को, बी पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, सी सौर विकिरण के परावर्तित भाग को, या डी इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करें अल्बीडो की। आपको पता है पृथ्वी के ऊष्मा बजट से सौर विकिरण का जो भाग परावर्तित, मतलब देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, पृथ्वी पर जो सूर्य से किरणें आती हैं और पृथ्वी उनको जो अवशोषित कर लेती है, इसके बाद में बचा हुआ भाग जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है उसे हम बोलते हैं, सौर विकिरण के परावर्तित भाग को बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, वही यहाँ पे इन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट से सौर विकिरण का जो भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है, इस परावर्तित भाग को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सौर विकिरण के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन बादलों से भारी वर्षा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हमें इसको पहचान करना है। कह रहे हैं कि इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा संवहनीय वर्षा भी होती है। ये कौन से बादल मेघ होते हैं? ऑप्शन है पच्छाद मेघ, बी उच्च स्तरीय मेघ, सी वर्षा स्तरीय मेघ, या डी कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं तथा इनका विस्तार काफी बड़े क्षेत्र पर होता है। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्र के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, डी ऑप्शन हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लोएस निम्न में से किससे संबंधित? ऑप्शन है नदी, बी हिमानी, सी भूमिगत जल, या डी पवन। तो बात करें अगर आपके, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के वृहद निक्षेप को लोएस कहते हैं, या लोएस का मैदान कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है, या अत्यंत। चीन के उत्तरी मैदान में लोएस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पवन। ठीक है, इन पवनों के द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उन्हें लोएस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच है। सेकंड, ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ये वैसे ऊंचे स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है, और ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती पहाड़ी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है? ऑप्शन ए क्यूराइल धारा, बी ओखोटस्क धारा, सी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, या डी बेंगुएला धारा। देखिए प्रशांत महासागर की आर्कटिक या अंटार्कटिक गर्म और ठंडी जल धाराओं के बारे में खूब पूछते हैं क्वेश्चन में, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो कहीं पर भी, है ना। ऑप्शन की बात करें तो क्यूराइल एवं ओखोटस्क धारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, जबकि
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है और बेंगुएला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्यूराइल धारा और ओखोटस्क धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग से, बी सतत विकास से, थर्ड ओजोन परत संरक्षण से, या फोर्थ जलवायु परिवर्तन से। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कोट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और फोर्थ, सी केवल थर्ड, डी फर्स्ट और फोर्थ। बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में समझौता किया गया। इसी समझौते को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। आंसर की बात करें तो आपका केवल थर्ड यानी कि सी सही है, ओजोन परत संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है सिरको, बी सामून, सी सामल, या डी सीमोम। ये कुछ इनके क्षेत्रीय नाम होते हैं लेकिन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा के बारे में बात करें जिससे रेत की आंधी आती है तथा दृश्यता यानी कि दिखाई नहीं देता, समाप्त हो जाती है। यह हवा सीमोम के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा।